आँख जो कुछ देखती है लब पे आ सकता नहीं, मैं हैरत हूँ कि दुनिया क्या से क्या हो जाएगी। ऐसा है वो इब्तिदा में इंसान बड़ी सादा ज़िंदगी गुजारता था। फिर बाद में अब आप आसाइशें देखें तो हर तरफ आपको आसानियाँ दिखाई देती हैं। ये सब कुछ साइंस की मरहून मिन्नत है। आप केमिस्ट्री को देखें, आप फिजिक्स को देखें, आप बायो को देखें, तो इन्हीं मज़ामीन का सहारा लेकर साइंसदानों ने तरक्की की। आप आइजैक न्यूटन को देखें जिसने ग्रेविटी का कानून आपके सामने ला के रख दिया। असूल अर्शमीदस आपके सामने इसी साइंस की वजह से सामने आया। तो यहाँ साइंस पढ़ाने वाले मेरे बड़े मोहतरम उस्ताद अजीज़ भट्टी साहब मेरे पहलू में बैठे हैं। आज हम उनसे कुछ मालूमात लेंगे जिससे कुछ आपको फ़ायदा होगा, कुछ मेरा फ़ायदा होगा और कुछ इनको चौड़े होने का मौका मिलेगा कि मैं भी असातिज़ा में शुमार होता हूँ और मुझे भी गिने चुने असातिज़ा में शुमार। और ये हकीकत है कि जहानिया के फिज़िक्स के गिने चुने असातिज़ा में तहसील जहानिया के अंदर बल्कि डिस्ट्रिक्ट में भी अगर वो जो अच्छे असातिज़ा हैं उनको देखा जाए तो उनमें अजीज़ भट्टी साहब नुमाया मकाम रखते हैं। 14/5/1977 को मोहतरम पैदा हुए। आपने मैट्रिक 1993 में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया से की। फिर एफएससी इन्होंने सिविल लाइन कॉलेज मुल्तान से और फिर MBSc सिविल लाइन कॉलेज से ये भी वहीं से की और पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल से इन्होंने MSc फिज़िक्स का इम्तहान पास किया और फिर 2006 में इनको मुलाजमत मिल गई बतौर SST साइंस और फिज़िक्स के शोबे में। गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल में मोहतरम 2013 में आए और अब तक बड़ी जाफिशानी के साथ, साबित कदमी के साथ, हौसले और अज़्म के साथ ये दिन ब दिन इनके तदरीस में निखार पैदा हो रहा है। मैं जब भी इनके बाद पीरियड पढ़ाने जाता हूँ तो पूरा वाइट बोर्ड भरा हुआ होता है। तो वाइट बोर्ड पे वही बंदा खड़ा हो सकता है जिसके सीने में कुछ हो, जिसमें इत्मीनान कुछ हो, वरना बहुत से साथिदा ऐसे हैं हमारे स्कूल में, अल्लाह उनको हिदायत दे, 12 साल से मैंने कभी पढ़ाते हुए नहीं देखा। उस गेट से आते चक्कर लगाते बाहर निकल जाते, फिर इधर से आते फिर चक्कर लगा जाते हैं। घंटी से 5 मिनट पहले वो बाहर निकल के खड़े हो जाते हैं और घंटी बजती है तो सुकून का सांस लेके धूप में जाके बैठ जाते हैं। कि साइंसदान और डॉक्टर कहते हैं कि विटामिन D इंसान के लिए बहुत ज़रूरी है। तो मोहतरम अजीज़ भट्टी साहब यहाँ भी बड़े मसरूफ़ होते हैं, अकेडमी पर भी बड़े मसरूफ़ होते हैं। तो ये इतनी इनकी जो अप्रोच है या बच्चों की कुर्बत है, क्या वजह है कि बच्चों को कुछ न कुछ इनसे हासिल हो रहा है। फिज़िक्स है, केमिस्ट्री है, रियाजी है। मैं मोहतरम अजीज़ भट्टी साहब से पूछता हूँ कि आखिर आपने फिज़िक्स ही का इंतखाब क्यों किया, मोहतरम अजीज़ भट्टी साहब? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे काबिल एहतराम उस्ताद मोहतरम सैयद अशरफ शाह साहब, मैं शुक्रगुज़ार हूँ इनका कि उन्होंने आज जो है मुझे मौका दिया। तो शाह साहब का सवाल बड़ा इंटरेस्टिंग है और मैं भी इस जुस्तजू में था ज़हनी तौर पर कि आज शाह साहब ने अगर मुझे फ़िज़िक्स बतौर सब्जेक्ट इख्तियार करने के बारे में ना भी पूछा तो मैं ज़रूर जो है ना इसका इंतशाफ करूँगा। तो फ़िज़िक्स जो है ये बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और ज़िंदगी के हर शोबा में फ़िज़िक्स का अमल दखल है। जितनी भी इजादात हुई हैं या जितनी भी टेक्नोलॉजी इस वक्त वर्किंग में है, फ़िज़िक्स की मरहून मिन्नत है। बहुत नामवर साइंटिस्ट का तल्लक जो है वो फ़िज़िक्स से था। मैं तो समझता रहा शाह साहब उर्दू के टीचर हैं, लेकिन उन्होंने माशाल्लाह काफ़ी फ़िज़िक्स के साइंटिस्ट से भी मकफियत हासिल की हुई है। तो फ़िज़िक्स को जो है
इसी वजह से गर्ज़ व गायत की वजह से मदर ऑफ साइंस कहा गया है। और न्यूटन, आइजैक न्यूटन फिजिक्स के बहुत ही बड़े साइंटिस्ट गुजरे हैं जिन्होंने फिजिक्स के मुख्तलिफ शोबाजात में अपना लोहा मनवाया, काम करके दिखाया। तो बतौर फिजिक्स सब्जेक्ट इख्तियार करने की वजह वो ये थी कि एफएससी में मैं अपने फिजिक्स सब्जेक्ट में नाकाम रहा, कम नंबर ले सका। उसकी पस पर्दा जो वजह थी कि हम देहातों से गए, उर्दू मीडियम थे, एफएससी को समझते समझते साल गुजर गए और इम्तिहान आ पहुंचा। खैर, मैंने फिर फिज़िक्स पर तवज्जो देना शुरू की और एफएससी में और बीएससी में फिज़िक्स में मेरे मार्क्स जो थे वो मोर देन 90% नंबर हासिल किए। और फिज़िक्स में जो है वो मेरी इंटरेस्ट जो है वो डेवलप हो गई, तो मैंने इसे अपना मेजर सब्जेक्ट चुन लिया। मोहतरम अजीज भट्टी साहब बड़ी फराख दिली के साथ अपनी नाकामी को भी तस्लीम कर रहे थे। ये बहादुर आदमी की निशानी होती है। कुछ लोग होते हैं वो छुपाते हैं कि मैं फेल क्यों हुआ, कोई बात नहीं। ये नाकामियाँ इंसान को कामयाबियों की तरफ लेके जाती हैं। डॉक्टर अब्दुल सलाम जो हमारे एटमी साइंसदान थे, जिनको अमन का नोबेल इनाम मिला, लेकिन मिर्ज़ाई होने के नाते पाकिस्तान में उनको वो अहमियत ना मिल सकी। उनकी नीयत पे शक किया जाता रहा कि ये हमारे लिए मुखलस नहीं है। और डॉक्टर जावेद इकबाल जो अल्लामा इकबाल के साहबजादे थे, वो कहते मैं फ्रांस में जाके मिला तो वो मेरे गले लग के रोए कि काश पाकिस्तानी मुझसे कुछ हासिल कर सकें। और उनका कहना है कि जब मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में फिज़िक्स एमएससी फिज़िक्स कर रहा था तो मुझे एक किताब की समझ नहीं आती थी। मैंने एक मरतबा पढ़ा, 2 मरतबा पढ़ा, 3 99 बार पढ़ा, मुझे समझ नहीं आई। और 100वीं बार जब मैंने रिपीट किया उस किताब को तो फिर मुझे एक एक हर्फ और एक एक नुक्ता भी याद हो गया। मैंने यूँ समझो कि पूरी किताब ही कन्वर्ट कर दी। तो मुमकिन कहने लगा कि अब मैं कहाँ से नंबर काटूँ, तो उसने 100/100 नंबर दे दिया। तो ये है कि अगर आप मेहनत से अपनी नाकामियों को कामयाबियों में कन्वर्ट कर सकते हैं, तो अजीज भट्टी साहब ने भी बड़े अच्छे अंदाज में कवर कर लिया और इन्होंने एमएससी फिज़िक्स कर ली। आप जानते हैं कि साइंस मुशाहिदात और तजुर्बात से हासिल होने वाला इल्म है। जैसे H2O पानी का फार्मूला है, तो आप मुझसे ज़्यादा जानते हैं कि H2O हाइड्रोजन के 2 एटम और ऑक्सीजन का 1 एटम मिलता है, तो पानी का कतरा वजूद में आ जाता है। जब हम ये तजुर्बा करके देखते हैं, यही साइंस है। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जिसने हमें बताया कि साइंस क्या चीज़ है। राइट ब्रदरान की काविशें हैं, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग की काविशें हैं, मादाम क्यूरी की मेहनतें शामिल हैं। और ये मादाम क्यूरी ये पोलैंड की रहने वाली थी। ये पेरिस की फ्रांस यूनिवर्सिटी में ये पढ़ रही थी 1876 के करीब। बहुत गरीब खातून बच्ची थी, कपड़े नहीं होते थे, किताबें नहीं होती थी, नोट्सों के लिए कागज़ नहीं होते थे, और रात को सोने के लिए बिस्तर नहीं, ये अखबारें ऊपर लेके सोती थी। लेकिन मेहनत इसने जारी रखी और अपने खावन पेरी क्यूरी के साथ मिलके और इन्होंने 1911 में अमन का पहला नोबेल इनाम हासिल किया। इन्होंने कैंसर के इलाज के लिए 8 साल तक टनों, 1 टन में 28 मन होते हैं, टनों लोहा पिघलाया। फिर मटर के दाने जितनी शुआएं हासिल हुई और फिर उससे इससे कैंसर का इलाज मुमकिन हो सका। अब तो कोबरा साहब के जहर के इंजेक्शन तैयार करके भी इलाज किया जाता है। तो कुछ अर्सा के बाद इनके खावन पेरी क्यूरी जब फौत हो गए तो इस पे
आफाक के पहाड़ टूट पड़े, लेकिन कुछ अर्सा के बाद नॉर्मल होने के बाद इन्होंने 2 और अपने साथियों के साथ तजुर्बात किए। तो फिर 2011 में इन्हें दूसरा अमन का नोबेल इनाम मिला, और इस तरह जो दुनिया की वाहिद खातून है जिसको 2 अमन के नोबेल इनाम मिले। तो मेहनत से सब कुछ मुमकिन है। अजीज भट्टी साहब ने भी मेहनत की और MSc फिजिक्स तक ये चले गए। फिर 2006 में इनको मुलाजमत मिल गई और 2013 में गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जहानिया में ये तशरीफ ले आए। और ये आप स्कूल और हमारी खुशकिस्मती है कि हमारे स्कूल में एक से एक बढ़कर उस्ताद हैं, और फिजिक्स के शोबे में मैं इनको अथॉरिटी समझता हूँ। मैं जब भी देखता हूँ वाइट बोर्ड पे बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, बोलते जाते हैं, लिखते जाते हैं, और इनके रिजल्ट बताते हैं कि बच्चों के दिलो दिमाग में ये जो पढ़ाते हैं वो उतार भी लेते हैं। जिस उस्ताद के अपने कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो बच्चों के दिलो दिमाग में कुछ न कुछ सप्लाई भेजते रहते हैं और बच्चे उसको पिक करते हैं। तो मैं उनसे सवाल करता हूँ कि फिजिक्स एक मुश्किल मजमून है, तो पढ़ाते हुए आपको कैसा महसूस होता है? मोहतरम शाह साहब, जैसा कि मैंने आपको बताया कि फिज़िक्स जो है वो मुश्किल तो खैर अब इतना नहीं मुझे लगता, इंटरेस्टिंग ज़रूर लगता है। और बड़ी जो है ये बात जब मेरे जहन में आती है तो बड़ी खुशी होती है कि मेरे कई स्टूडेंट जो मॉडल हाई स्कूल जहानिया से पढ़ के गए और फिर कुछ अरसे के बाद वो जब मुझे मिले तो बड़ी खुशी हुई। उन्होंने कहा कि सर आज हम भी फिज़िक्स में मास्टर कर रहे हैं, इंजीनियरिंग कर रहे हैं, और आपकी पढ़ाई हुई फिज़िक्स जो है वहाँ पर हमें बड़ी याद आती है। और एक मेरा स्टूडेंट है शहजाद यूसुफ, वो अब BS फिज़िक्स कर रहा है। तो मुझे उसने अब बरमला अपनी क्लास में जाकर वहाँ कहा इंट्रोडक्शन में कि मैं अपने टीचर की वजह से फ़िज़िक्स को मेजर सब्जेक्ट लेकर आया हूँ। तो ये मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है कि मेरे स्टूडेंट जो हैं वो फिज़िक्स जैसे मजमून को समझते हैं, पढ़ते हैं और अपने कंसेप्ट बनाकर, अपनी बेस बनाकर इसे आगे एडॉप्ट करते हैं। तो फिज़िक्स जो है ये कंसेप्चुअल सब्जेक्ट ज़रूर है, लेकिन अगर इसे पढ़ा जाए, और जैसे शाह साहब आपने डॉक्टर अब्दुल सलाम का जिक्र किया कि उन्होंने 99 मरतबा बुक रिवाइज की और फिर जाकर बिल्कुल ऐसे ही है कि आप फिज़िक्स के टॉपिक्स पढ़ रहे हैं, आप उसको 1 दफ़ा पढ़ते हैं, 2 दफ़ा, 3 दफ़ा, 4 दफ़ा, तो वो आपके जहन में उसका कंसेप्ट जो है वो आता चला जाएगा और आपको उसके बारे में समझ आ जाएगी। जब आप समझ जाएंगे तो फिर आप और दिलचस्पी के साथ इस मजमून को पढ़ेंगे। तो ये ज़्यादा कंसीडर किया जाता है कि ये मुश्किल सब्जेक्ट है, हालांकि ये इतना मुश्किल नहीं है, पढ़ने में बड़ा इंटरेस्टिंग है। और मैं बतौर टीचर अब भी वाइट बोर्ड पर लिखते हुए, पढ़ाते हुए कितने साल हो गए, लेकिन कुछ टॉपिक, कुछ फिज़िक्स के आर्टिकल ऐसे भी हैं, क्वेश्चन ऐसे भी हैं कि वो लिखते हुए मेरे जहन में उनका आंसर आता है कि यार इसका जवाब अगर ऐसे हो तो क्या ही बात हो। तो ये मेरी तमाम सुनने वालों को, ख़ास तौर पर तलबा को ये हदायत है कि फिज़िक्स को बार बार पढ़ें और समझ के पढ़ें। बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है और वर्ल्ड में जो है साइंस में इसकी प्रोग्रेस बहुत ज़्यादा है। तमाम इंजीनियरिंग, मेडिकल और मुख्तलिफ फील्ड्स के अंदर फ़िज़िक्स की बहुत अहमियत है। तो कंसेप्ट बना के जाएं, हमसे सीखें,
अपने असातिज़ा से सीखें, चीज़ों के बारे में पूछें, तो इंशाल्लाह ये कोई मुश्किल बात नहीं है। आप भी इसमें दिलचस्पी आप में आना शुरू हो जाएगी और आप जो है इसे इंशाल्लाह नेक्स्ट अगली फर्दर अपनी एजुकेशन में फ़िज़िक्स को जो है मेजर सब्जेक्ट ही लेकर जाएंगे। अजीज तलबा, आपने सुना होगा कि इंडिया के साइंसदान अबुल कलाम मछेरे के बेटे थे। इंतहाई गुर्बत थी और वो बीएससी कर रहे थे। बीएससी के बाद एमएससी में जब दाखिला लिया तो उनके पास पैसे नहीं थे, मछेरे मछली पकड़ने वाले। तो उसकी बहन ने अपना जेवर बेच दिया इसकी तालीम की खातिर, और इसके बाद उन्होंने अपनी तालीम मुकम्मल की। और इंडिया की साइंस का तमाम सेहरा अब्दुल कलाम के सर है। उन्होंने 1974 में पोखरान के मकाम पे एटमी धमाका किया। और मुझे अब्दुल हमीद अदम का वो शेर याद आ गया, इस दफ़ा भी बिक गई नन्ही बहन की बालियाँ, इस दफ़ा भी इम्तिहान का दाखिला महंगा पड़ा। तो वो पढ़ गए और उन्होंने इंडिया को सुरखरू किया। तो पाकिस्तान और इंडिया चूँकि हमसाए हैं तो पाकिस्तान को भी एहसास हुआ। भुट्टो ने 1974 की दूसरी इस्लामी सरबराही कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा था कि हम घास खा लेंगे, हम एटम बम ज़रूर बनाएंगे और अपना इस्लामी ब्लॉक बनाएंगे। तो डॉक्टर कदीर खान जो फिज़िक्स की तालीम हासिल करके हॉलैंड की एक लेबॉर्ट्री से वाबस्ता थे, किसी वक्त उनको ख्याल आया कि जो मैं तजुर्बात कर रहा हूँ इसकी कार्बन कापी में महफूज कर लूँ। तो वो कार्बन कापियाँ महफूज करते रहे। जब भुट्टो ने ऐलान किया तो वो खामोशी के साथ आए कि मैं फ़िज़िक्स में MS डॉक्टरेट कर चुका हूँ, मेरे पास तजुर्बात की कापियाँ हैं, मैं एटम बम बना सकता हूँ। तो भुट्टो ने कहा कि आप आइए और काम शुरू कीजिए। 3000 रुपये 1974 में उनकी तनख्वाह थी। बेगम हनी खान उधर से थी, 2 बेटियाँ थी। वो कहते कि मैंने लंबी चौड़ी तनख्वाह का मुतालबा नहीं किया, इसलिए कि मैं चाहता था कि पाकिस्तान एटम बम बना ले। तो फिर उसने कहा कि एटमी भट्टी लगाने के लिए एटमी रिएक्टर की ज़रूरत है। तो वो हॉलैंड से कैसे, तो भुट्टो ने कहा कि वो मेरा काम है। तो आप जानते हैं कि पाकिस्तानी हेरा फेरी में बड़े माहिर होते हैं। सेठ आबद जहाज रान थे, उनसे बात की, उन्होंने हॉलैंड से गंदम का सौदा किया और उसने पुर्जे छुपा के यहाँ ला के उनको दे दिए। उन्होंने कोटा प्लांट सेट कर लिया और उन तक अभी तक हॉलैंड में उन पर केस चल रहा है। लेकिन रात गई बात गई, किस्सा ख़त्म हो गया। तो ये फिज़िक्स जो है ये इससे एटम बम बनते हैं, बहुत से और इसके नुकसानात भी हैं। आप जानते हैं कि 1945 में जब अमेरिका ने हिरोशिमा और नागासाकी पर 2 एटम बम गिराए तो वो भी इसी फिज़िक्स की मरूने मेहनत बने थे। 2 शहर 3 मिनट में तबाह हुए और 2.5 लाख लोग मर गए, जिसके असरात आप ये भी मौजूद हैं। इंडिया इन्हीं बमों के सहारे, एटमी बमों के सहारे हमें डराना चाहता था, लेकिन हमने भी इसी फिज़िक्स के सहारे एटम बम बना के उनको बताया कि हम भी कुछ न कुछ रखते हैं। तो वाकई जब आपके हाथ में स्टिक हो और कोई नहीं तो कोई ईंट हो, तो कुत्ता भी आपको जो पहले गुर्रा रहा होता है उसका लहजा बदल जाता है। और किसी शायर ने कहा कि हाथ में पत्थर लिए मैं जब भी निकला शहर में, एहतियातन लोग मुझको रास्ता देने लगे। तो मोहतरम अजीज़ भट्टी साहब से मेरा आखिरी सवाल कि ये अपना पीरियड भी शुरू हो गया, तो आप बहुत पढ़ाते हैं और मैं कभी कभी आपके सेहत के हवाले से परेशान हो जाता हूँ। आपका मेरी तरह बढ़ता हुआ वज़न, मैंने काजी साहब को देखा तो वो सारा दिन ट्यूशन पढ़ाते थे। जब भूख लगती तो गजरेला और 2 कप चाय के पीते थे और फिर ये उनके लिए अच्छा साबित नहीं हुआ। तो मेरी आपसे इल्तिमास है कि आप पढ़ाने के साथ साथ थोड़ा सा वक्त निकाल के, फ्रूट मुझे पता है आप खाते हैं, वक्त के लिए थोड़ा सा आप वक्त निकालिए और सादा ग़िज़ा उसकी तरफ, ताज़ा सब्जियां और फल, इसकी तरफ, क्या आप इसकी तरफ तवज्जो देते हैं अपनी सेहत के हवाले से? शाह साहब, सेहत की बात पर आ गए, फिज़िक्स की बात से सेहत की बात पे आ गए। तो अब ज़ाहिर बात है
मेरी एज जो है अब 45 ईयर्स अबव हो रही है। तो एक जवानी की एक लिमिट होती है और अब पीक से ढलने वाली एज में आ गए, तो इसमें ज़ाहिर बात है अच्छी डाइट और खुराक की ज़रूरत है और मुर्गन ग़िज़ाओं के अलावा सादा ग़िज़ाएँ अडॉप्ट करने की ज़रूरत है। तो मैं इंशाल्लाह कोशिश कर रहा हूँ, वॉक भी मैंने शुरू की हुई है और इस काविश में हूँ कि अपना जो है वो डाइट बैलेंस जो है वो किया जाए और सादी ग़िज़ाएँ जो है वो इस्तेमाल कीजिए। मुर्गन ग़िज़ाएँ जो हैं अब वो ज़िंदगी से जाती जा रही हैं। खैर एक लिमिट है, उसके बाद जो है वो फिर इस पे आना ही था, तो वो आ रहे हैं। बाकी ज़िंदगी जो है वो अल्लाह ताला के हाथ में है, अल्लाह ताला की कुदरत कामिला का अनमोल तोहफ़ा है। तो मेरी कोशिश है कि मैं जो हूँ अपना पढ़ाने की फील्ड में वाबस्ता हो गया। तो मेरे प्रिंसिपल थे पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज साहिवाल में डॉक्टर अशरफ साहब, वो फिज़िक्स के पीएचडी डॉक्टर थे इंग्लैंड से। तो वो कहते थे कि हमें जो है प्रिंसिपल लगा दिया गया, हालांकि प्रिंसिपल तो कोई एम उर्दू बंदा भी लगे तो वो काम कर सकता है, कॉलेज चला सकता है। तो हमें जो है वो रिसर्च में रखते तो ज़्यादा बेहतर है। तो रिसर्च की पाकिस्तान में साइंस सब्जेक्ट्स की रिसर्च में बड़ी कमी है और बहुत अच्छे अच्छे ज़हन रखने वाले स्टूडेंट्स जो हैं वो साइंस के मुख्तलिफ शोबाजात में तालीम हासिल करने के बाद अब फारिग बैठे हैं और ऐसे सब्जेक्ट जैसे बायोटेक्नोलॉजी है या इंजीनियरिंग के कोई ऐसे सब्जेक्ट हैं, उनके लिए बाकायदा पाकिस्तान में कोई रिसर्च लैब्स वगैरह नहीं है। तो वो लोग जो है वो इतनी आला तालीम हासिल करने के बाद भी वो फारिग बैठे हैं। तो अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह पाक ने हमें जो है इस फ़र्ज़ हमारे ज़िम्मे लगा दिया कि हम तदरीस के शोबों में आ गए। तो मेरी कोशिश है कि मैं अच्छा से अच्छा जो है अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाऊं और ताकि वो ज़िंदगी की दौड़ में कामयाब हो जाए और हमारे लिए जो है वो सदका जारिया बने। तो मेरी कोशिश यही है कि अपनी रहती ज़िंदगी और अल्लाह पाक जब तक जो है वो सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे, तो मैं अच्छे से अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाने में गुजारूं। ये सबसे अच्छी मसरूफियत भी है और इस वक्त पाकिस्तान जिन हालात से गुज़र रहा है, इस दौर का तकाजा भी है कि हमारे टीचर्स जो है अपनी नस्ल की, अपने स्टूडेंट्स की तालीमी तशरीह को बड़े अच्छे तरीके से जो है वो पूरा करें और बहुत अच्छे तरीके से अपने स्टूडेंट्स को पढ़ाएं, क्योंकि ये हमारी कौम जो है, हमारी नौनिहाल और नई नस्ल जो है ये परवान चढ़ेगी नए अज़म के साथ और बड़े जो है अच्छे मनसब और ओहदों पर पहुँचेगी। तो इंशाल्लाह इससे पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। तो मेरी ज़िंदगी या मेरी सेहत और सलामती वो उसके लिए मैं अपने स्टूडेंट्स को भी कहता रहता हूँ कि यार दुआ किया करें कि अल्लाह पाक हमें सेहत सलामती वाली ज़िंदगी दे और हम जो है इसी तरह नस्ल दर नस्ल जो है वो पढ़ाते रहें और अच्छे से अच्छे तालिब इल्म जो हैं वो पैदा करें ताकि रहती दुनिया में कुछ अर्सा हमारा नाम चलता रहे। बहुत बहुत शुक्रिया मोहतरम अजीज़ भट्टी साहब अपने ख्यालात का इजहार कर रहे थे। खुदा करे इसी तरह ये सिलसिले चलते रहें और मॉडल हाई स्कूल के मैं कहता हूँ कि अजीज़ भट्टी साहब
हमारी जो तदरीसी लाइन है गवर्नमेंट मॉडल हाई स्कूल जानिया की, उसमें रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं। मीठी सी तबीयत है, धीमा सा अंदाज है, हाजिरी लग रही होती है, आखिरी लम्हात होते हैं और ये भागों भाग घर से आ रहे होते हैं। जब भी पूछें कि क्या हो गया, वो फाटक बंद था जी। दरअसल मसरूफ़ इतने ज़्यादा होते हैं तो बड़ी मुश्किल से कपड़े पहनते हैं, कुछ सुस्त वजूद भी हैं, वो चलते चलते देर हो जाती है। तो बहरहाल अल्लाह इनको सलामत रखे। ये इसी तरह पढ़ाते रहें और आप इस्तिफ़ादा करते रहें, हम इस्तिफ़ादा करते रहें, स्कूल का अच्छा रिज़ल्ट आए और सारे खुश हों। मैं इस शेर के साथ अपनी गुफ्तगू को समेट रहा हूँ। हर हसीन चीज़ में खुशबू है तेरे होने की, हर हसीन चीज़ में खुशबू है तेरे होने की, महका महका तेरे आने से समा लगता है। वस्सलाम। मेरा